हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट मैथ से संबंधित एक और टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एकीक नियम। एकीक नियम होता क्या है दोस्तों, और एकीक नियम से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों एकीक नियम, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है एकीक नियम। एकीक नियम, एकीक नियम। अब एकीक नियम होता क्या है दोस्तों? एकीक नियम होता क्या है? एकीक नियम को बोला जाता है यूनिटरी रूल। यूनिटरी रूल, यूनिटरी रूल को हम एकीक नियम बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एकीक नियम क्या होता है। तो एकीक नियम वह नियम जिसमें सबसे पहले एक इकाई का मान ज्ञात किया जाता है, मान ज्ञात किया जाता है। वह नियम जिसमें सबसे पहले एक इकाई का मान ज्ञात किया जाता है उसे एकीक नियम कहते हैं। एकीक नियम कहते हैं, उसे एकीक नियम कहते हैं। तो दोस्तों एकीक नियम की ये परिभाषा है, वह नियम जिसमें सबसे पहले एक इकाई का मान ज्ञात किया जाए उसे हम एकीक नियम कहते हैं। अब एकीक नियम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपका रहेगा, सबसे पहला प्रश्न जो आपका रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा। 3 पेन व 2 पेंसिल तथा 4 रबर का दाम 92 रुपया है। 92 रुपया है। 3 पेन व 2 पेंसिल तथा 4 रबर का दाम 92 रुपया, तथा 8 पेंसिल व 16 रबर का दाम 68 रुपया है। तो 24 पेन का दाम क्या होगा? पेन का दाम क्या होगा? ये प्रश्न है आपका दोस्तों। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। 3 पेन व 2 पेंसिल तथा 4 रबर का दाम 92 रुपया है, तथा 8 पेंसिल व 16 रबर का दाम 68 रुपया है। तो 24 पेन का दाम क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम दिए गए डेटा को शॉर्ट वे में लिखते हैं। दिए गए डेटा को आप सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहला काम दिए गए डेटा को शॉर्ट वे में लिख देते हैं। 3 पेन प्लस 2 पेंसिल प्लस 4 रबर, इनका दाम क्या है दोस्तों? 92 रुपया। 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबर का दाम 92 रुपया। एक डेटा तो ये दिया गया है। दूसरा डेटा क्या दिया गया है? 8 पेंसिल 16 रबर। 8 पेंसिल प्लस 16 रबर, इनका दाम कितना दिया गया है? 68 रुपया। 8 पेंसिल 16 रबर का दाम 68 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पर 2 पेंसिल 4 रबर, यहाँ 8 पेंसिल 16 रबर, ये दोनों कॉमन है।
यहाँ पर सिर्फ दाम में फ़र्क है, यहाँ पर मात्रा में फ़र्क है। यहाँ पर 2 पेंसिल तो यहाँ 8 पेंसिल, यहाँ 4 रबर तो यहाँ पर 16 रबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों डेटा में इस डेटा को कॉमन करना है, मतलब कि 8 पेंसिल 16 रबर, 2 पेंसिल 4 रबर। तो ये दोनों कुछ ऐसा किया जाए कि ये दोनों जो है एक दूसरे से कॉमन हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो 8 पेंसिल और 16 रबर है, इसमें हम एक ऐसी संख्या कॉमन लेंगे जो इसको छोटा कर दे और ये जो है इसके बराबर हो जाए। तो अगर आप सोचिए, अगर हम यहाँ पर 4 को कॉमन ले लेते हैं तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 17 चौके 68। यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे तो ये 17 बार हो जाएगा, 17 चौके 68। तो 8, 4 दूनी की 8, यहाँ पर 2 पेंसिल हो जाएगा। तो हम कॉमन ले लेते हैं 4 को, तो 4 दूनी की 8। अब कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर 2 पेंसिल बचा। 4 चौके के 16, अब यहाँ पर 4 रबर बच गया और यहाँ पर जो 4 कॉमन लिया गया है, यहाँ पर जब आएगा तो 17 चौके 68, तो यहाँ पर 17 रुपया बच जाएगा। कुल मिलाकर के कहने का ये मतलब है कि अगर 8 पेंसिल 16 रबर का दाम 68 रुपया है तो 2 पेंसिल 4 रबर का दाम 17 रुपया होगा। ये कॉमन अगर हम 4 संख्या लेते हैं, 4 को अगर कॉमन लेते हैं तो ये निकल के आता है। तो 2 पेंसिल 4 रबर, 2 पेंसिल 4 रबर, इसका मतलब ये दोनों अब डेटा कॉमन हो गया। जब डेटा कॉमन हो गया तो क्या इस डेटा को, जो पहला वाला डेटा दिया गया है, इस डेटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 पेन प्लस इस 2 पेंसिल प्लस 4 रबर के स्थान पर क्या हम 17 रुपया लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं 17 रुपया। 3 पेन प्लस 17 रुपया इज इक्वल टू 92 रुपया, 92 रुपया। अब यहाँ पर 3 पेन इज इक्वल टू 92 माइनस 17, या 3 पेन इज इक्वल टू 92 में से 17 को घटाओगे तो फिर कितना प्राप्त होगा? 75 रुपया। या 3 पेन इज इक्वल टू 75, या 1 पेन, सॉरी यहाँ पर 1 पेन इज इक्वल टू 75/3, 25 तिया के 75। 1 पेन इज इक्वल टू 25, मतलब कि 1 पेन का दाम जो है 25 रुपया निकल के आ गया। 1 पेन का दाम 25 रुपया है, तो यहाँ पर पूछा क्या गया, तो 24 पेन का दाम क्या होगा? तो यहाँ पर 24 पेन का दाम, 24 पेन का दाम बराबर 24 पेन का दाम बराबर 24 गुणे 25, 24 गुणे 25। अब यहाँ पर जब 24 गुणे 25 करेंगे, 25 चौके 100, कैरी 25 चौके 100, 100 का 0 कैरी 10, 25 दूनी की 50, 50 और 10 60, 600 रुपया। 24 पेन का दाम क्या निकल के आ गया? 600 रुपया निकल के आ गया। आई होप आप सभी को यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 पेंसिलों का दाम 3 सही 3/4 रुपया है, तो 2 पेंसिल का दाम क्या होगा? 2 पेंसिल का दाम क्या होगा? दाम क्या होगा? 5 पेंसिलों का दाम 3 सही 3/4 रुपया है, तो 2 पेंसिल का दाम क्या होगा? तो इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे? तो दिया गया क्या है? 5 पेंसिल का दाम क्या दिया गया है दोस्तों? 5 पेंसिल का दाम, 5 पेंसिल का दाम 3 सही 3/4, या 3 सही 3/4 को 4 3 12 3 15, 15/4 भी कर सकते हैं, 15/4 रुपया, मतलब कि ये 5 पेंसिल का दाम हुआ। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? 1 पेंसिल का दाम। तब 1 पेंसिल का दाम, 1 पेंसिल का दाम बराबर, 1 पेंसिल का दाम बराबर, जब 5 पेंसिल का दाम 15/4 है, 15/4 है, तो 1 पेंसिल का दाम क्या होगा? 1/5 हो जाएगा, मतलब कि हम 15/4 में इससे भाग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या निकल के आया? 15 1 कम 15 बटे 4 पंचे 20, मतलब 1 पेंसिल का दाम क्या निकल के आ गया?
15/20। अब पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, 2 पेंसिल, तब 2 पेंसिल का दाम बराबर 2 पेंसिल का दाम बराबर, अब यहाँ पर 1 पेंसिल का दाम 15/20, तब 2 पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर देना है, 2 दाम में 20, और यहाँ पर 15/10, 15/10 या 5 तिया के 15, 5 दूना का 10, ये हो जाएगा 2 पेंसिल का दाम। तब 2 पेंसिल का दाम 3/2 रुपया हो जाएगा। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। 3 पेन का दाम 20 रुपया है, तो 6 दर्जन पेन का दाम क्या होगा, पेन का दाम क्या होगा, क्या होगा, ये प्रश्न है आपका। 3 पेन का दाम 20 रुपया है, तो 6 दर्जन पेन का दाम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि इकाई एक नियम में क्या है, सबसे पहले इकाई का मान ज्ञात करना है। तो 3 पेन का दाम, 3 पेन का दाम बराबर 20 रुपया, तब 1 पेन का दाम क्या होगा, 1 पेन का दाम बराबर 20/3 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर 20 रुपया हो जाएगा, मतलब 20/3 रुपया हो जाएगा। अब कहा क्या जा रहा है, 6 दर्जन पेन का दाम, तो आप जानते हैं 1 दर्जन बराबर 12, तब 6 दर्जन बराबर 12 गुणे 6, 12 6 72। तो इसका मतलब ये हुआ 1 पेन का दाम अगर 20/3 है, तो 6 दर्जन अर्थात 72 पेन का दाम क्या होगा। तो 72 पेन का दाम क्या होगा, तब 6 दर्जन या 72 पेन का दाम बराबर 20/3 गुणे 72, 20/3 गुणे 72। तो अब 20/3 गुणे 72, अब इसको आप काट दीजिए, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 चौके के 12, 24 बार कट जाएगा, 24 दूना के 48, 24 दूना के 48, 20 गुणे 24, 480 रुपया, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो 6 दर्जन अथवा 72 पेन का दाम क्या हो जाएगा, 480 रुपया हो जाएगा। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे, ये प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। एक बार यूपी टेट में पूछा भी गया है। तो 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे। तो अब इस प्रकार के सवाल को आप बड़े आसान पूर्वक कर सकते हैं। करना क्या, 40, अब इसमें 2 प्रकार का डेटा दिया जाता है, 2 अलग अलग। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी। अब 40 व्यक्ति का मतलब, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है इसको लगा सकते हैं। तो 40 व्यक्ति का मतलब मैन का मतलब 1 M1 गुणे 30 दिन D1 बटे वर्क फॉर W1 इज इक्वल टू M2 गुणे D2 इज इक्वल टू W2। मतलब कहने का ये हुआ
कि जो पहला वाला डेटा दिया गया उसमें आदमी की संख्या गुणे दिनों की संख्या बटे कार्य हो जाएगा। उसके बराबर में जो दूसरा वाला डेटा दिया गया, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 kg। अब इसमें M2 मतलब कि दूसरे वाले में जो डेटा आदमियों का दिया गया वो गुणे जो डेटा दिया गया है दिनों का वो गुणे बटे वर्ग, जो वर्ग की बात हो रही है वो। तो ये फार्मूला बन जाता है। तो हम इस फार्मूला के हिसाब से लगाते हैं। तो M1 का मतलब 40 व्यक्ति, पहले वाले डेटा में 40 व्यक्ति की बात हुई है। D मतलब 30 दिनों की बात हो रही है। और काम क्या है, 200 kg चावल खाने का। तो चावल खाने का काम है तो 200 kg नीचे रख देना है इज इक्वल टू। अब कितने दिनों में, अब दिन की वैल्यू, अब दूसरे वाले डेटा में दिन का मान नहीं दिया गया है। M2 कितना दिया गया है, 30 व्यक्ति, तो यहाँ पर 30 रख देंगे। अब D2 मतलब कि दिन का डेटा जो है नहीं दिया गया है दूसरे वाले में, तो हम D2 को ही निकालेंगे। तो W2 का मतलब 500 kg। ये हो जाता है इसका इस तरह से स्ट्रक्चर। अब इसको हल कर देना है। जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 से ऊपर का कट जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 4 तिहाई के 12, 4 तिहाई के 12 या 2 दूनी की 4, 2 तिहाई के 6। अब यहाँ पर 6 बराबर 30 गुणे D2 बटे 500 ये आएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर 1 0 से 1 0 ऐसे काट देते हैं। उसके बाद ये 3 से 2 बार कट जाएगा। यहाँ पर 2 निकल के आया, 2 इज इक्वल टू D2 बटे 50, या 50 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 100 इज इक्वल टू D2, या D2 इज इक्वल टू 100। मतलब क्या हुआ, कितने दिनों में, तो मतलब 100 दिनों में 30 व्यक्ति 500 kg चावल खा जाएंगे। इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। किसी लड़के से किसी संख्या में 50 से किसी संख्या में 50 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 30 से गुणा कर दिया, 30 से गुणा कर दिया। इस प्रकार प्राप्त सही उत्तर से 400 कम था, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें गुणा करना था। ये प्रश्न है आपका दोस्तों। प्रश्न काफ़ी लंबा दिख रहा है, लेकिन जितना लंबा प्रश्न है उतने ही आसान इसका आंसर होगा और कम समय में इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। किसी लड़के से ये प्रश्न दोस्तों अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको आप एक तरीका मैं बताने चल रहा हूँ, इसको आप ढंग से ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। किसी लड़के से किसी संख्या में 50 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 30 से गुणा कर दिया, भूल से 30 से गुणा कर दिया। इस प्रकार प्राप्त सही उत्तर से 400 कम था। मतलब जो सही उत्तर होना था उससे जो है 400 कम आया, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें गुणा करना था। तो अब दोस्तों इसमें करना क्या है, यहाँ पर 400 कम था। 400 कम होने का तात्पर्य यह है कि जो आंसर आना था उसमें 400 कम है, 400 कम है।
तो अब इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। कम होने का मतलब होता है दोस्तों अंतर, कम होने का मतलब क्या होता है, अंतर। तो अब यहाँ पर 50 से गुणा करना था, तो 50, एक डेटा 50 दिया गया है और दूसरा डेटा 30 दिया गया है। तो इन दोनों का अंतर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 400, 50 और 30। और यहाँ पर वो संख्या क्या मान लेते हैं, वो संख्या हम यक्स मान लेते हैं, माना वो संख्या यक्स है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 50x माइनस 30x इज इक्वल टू 400, या 50x में से 30x को जब घटाया जाएगा तो 20x इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 400 बटे 20 कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। x इज इक्वल टू 20, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें गुणा करना था, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। वो संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। अब अगर आपको इस आंसर में डाउट है, तो अगर इस आंसर में डाउट है तो आप यहीं पर तुरंत जो है इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब कैसे, समझने की कोशिश करें। कहा गया है कि 400 सही आंसर से 400 आंसर मतलब 400 कम था। तो अब आप बताइए वो संख्या कौन सी है, 20। तो अब यहाँ पर 50 से गुणा करने के लिए कहा गया था। अगर जब 50 से गुणा होता 20 में तो कितना निकल के आता, 50 दूनी की 100 मतलब कि 1000। और गुणा किस में कर दिया गया, 30 में, 30 से कर दिया गया। अब क्या निकल के आ गया, 600 निकल के आ गया। अब जो सही आंसर आना था जिसमें कहा गया था वो 1000 था, लेकिन आया कितना, 600। इस प्रकार दोनों का अंतर कितना निकल के आया, 400। और यही 400 तो ही कहा जा रहा है कि जो प्राप्त सही आंसर है, प्राप्त सही उत्तर है, उससे 400 कम उत्तर आ रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो यहाँ पर यक्स का मान 20 निकल के आया है वो बिल्कुल एकदम सही है। आशा करता हूँ इस प्रश्न का आपको आंसर समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसको लाना है। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप इसी तरीके से इसको करिएगा और कोई विधि अपनाइएगा, तो फिर उसमें टाइम लगेगा और ये जो है टाइम आपका, ये जो तरीका है, ये जो विधि है, इसमें आपका टाइम की बचत होगी। तो दोस्तों और भी कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक विद्यार्थी को 3/2 से किसी संख्या में गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 3/2 से भाग दे दिया। इस प्रकार सही परिणाम से 10 कम था तो वह संख्या क्या होगी जिसमें गुणा करना था। ये है प्रश्न। इसके सेम जैसे जो इसके पहले वाला जो प्रश्न था सेम उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है उस प्रश्न से इस प्रश्न में। जैसे वो प्रश्न सिंपल सा सवाल था, उसमें सिंपल सा डिजिट था, इसमें फ्रैक्शन में है 3/2। और उसमें आपने देखा होगा दोस्तों, उसमें दोनों जगह पे गुणा करने की बात हुई है, वहाँ पे दोनों जगह पे गुणा करने की बात हुई है, लेकिन यहाँ पर एक जगह पे गुणा करने की बात हो रही है और एक जगह पे भाग करने की बात हो रही है, लेकिन अंतर वही सेम बता रहा है। वहाँ पर 400 था, यहाँ पर 10 है, तो अंतर में तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो अब इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हल करेंगे, जब आप याद समझिए इस बात को, जब आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे कि विद्यार्थी से, लड़के से ये कहा गया कि इसमें गुणा करो और उसने भूल से
किसी और संख्या से गुणा कर दिया, तो जब गुणा करने की बात आए तो उसमें सीधा सीधा दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकाल दीजिएगा, उसमें डिफरेंस 1 आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर एक गुणा करने की बात हो और फिर कहा जाए भाग करने की बात है, तो वहाँ पर आपको याद रखना ये है कि उसमें जो भाग करने वाली संख्या होगी, डिजिट होगी, उसका फ्रैक्शन बदल जाएगा। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। मतलब अंश के स्थान पर हर और हर के स्थान पर अंश हो जाएगा। जब इस प्रकार से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो गुणा के रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 है, 3/2 है। इसमें हमें उस संख्या से गुणा करनी है। किससे? किसी एक संख्या से। मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है। तो 3/2 से हमें उसमें गुणा करना है। और उसके बाद जो 3/2 था, 3/2 था, इसमें हमें फिर कहा क्या जा रहा है, लेकिन उसने 3/2 से भाग दे दिया। 3/2 से भाग देना है, x डिवाइड बाई 3/2, x डिवाइड बाई 3/2। अब x डिवाइड बाई 3 है। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, x गुणे 2/3। अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये भी ऐसे निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे अभी इसके पहले प्रश्न वाले में आपने देखा कि उसमें कहा गया कि किसी एक संख्या में क्या कहते हैं 50 से गुणा करना था, लेकिन भूल से 20 से गुणा कर दिया। अब और अंतर दोनों का 400 था, जो सवाल में परिणाम आना था उससे जो है 400 कम था। तो अब आप बताइए जरा, यहाँ पर 3/2 से उस संख्या में गुणा करने पर और यहाँ पर उसी संख्या में 2/3 से गुणा करने पर इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया जा रहा है, 10 है। तो अब सेम वही चीज़ आ गया यहाँ पर। तो 3/, यहाँ पर x को आप बाहर कर सकते हैं, 3/2 माइनस 2/3 यहाँ पर ऐसे, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 10 है। अगर हम यहाँ पर 3/2 करते तो वो भाग करने की बात आ जाती, लेकिन अब यहाँ पर दोनों संख्याओं से देखिए, अब वो संख्या मैंने यहाँ पर x माना है, तो दोनों संख्याओं से हम गुणा कर रहे हैं, तो अब दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वो 10 निकल के आएगा। अब 3/2 माइनस 2/3, 3/2 से x में गुणा होगा तो 3x/2 होगा, और 2/3 में x से गुणा होगा तो 2x/3 होगा, बराबर 10 आएगा। और यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 6 अब 2 तिहाई के 6, 3 त्रिक का 9, 9x 3, और उसके बाद 3 दूना 6, 2 दूनी की 4, 4x/2 तिहाई की 6 बराबर 10। यहाँ पर ये निकल के आएगा। उसके बाद जो है 9x में से 4x को जब आप घटाएंगे तो 5x बराबर, अब 6 दहम में 6 का अब इससे हम गुणा कर देंगे तो 60 आएगा, और उसके बाद x बराबर 60/5 आएगा, फिर 12 पंचे 60, x बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, x बराबर क्या निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। तो वो संख्या कौन सी थी, 12 थी, जिसमें हम अगर 3/2 से गुणा करेंगे और 3/2 से भाग करेंगे तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 10 आएगा। मतलब दोनों में डिफरेंस 10 का होगा। अब आंसर की जांच हम कर लेते हैं। अब 3/2 से अगर हम उस संख्या में 12 से गुणा करेंगे तो 2 छंग 12, 3 छंगे 18, ये निकल के आएगा। अब जब इसी संख्या में 3/2 से भाग देंगे तो ये 12, इसको हम जब बदल देंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो 3 चौके 12, 4 दूनी की 8। यहाँ पर क्या निकल के आया दोस्तों, 8 निकल के आया। अब जरा आप बताइए 18 माइनस 8, 18 माइनस 8, 18 में से जब 8 को निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 10। तो 18 और 8 का जो डिफरेंस निकल के आया वो 10 निकल के आया। तो इस प्रकार हमारा जो x बराबर 12 आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार से किया जाता है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि उन अंकों
के स्थान को बदल दें तो मूल संख्या के अंकों के मूल संख्या के अंकों से 18 कम है तो वह मूल संख्या क्या होगी। ये है प्रश्न, ये आपका प्रश्न है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि उन अंकों के स्थान को बदल दें तो मूल संख्या के अंकों से 18 कम है तो वह मूल संख्या क्या होगी। दोस्तों, ये दिखने में, पढ़ने में लग रहा है बहुत कठिन सवाल है, लेकिन इस प्रकार के सवाल को आप जो है ऑप्शन की मदद से हल करेंगे। अब यहाँ पर हम ऑप्शन रखते हैं 73, 50, 64 और 91। 73, 50, 64, 91। आप इस प्रकार के सवाल को जब भी उसमें अंकों को बदलने की बात हो, अंकों के योग की बात हो, तो आप जो है इस प्रकार के सवाल को ऑप्शन की मदद से हल करेंगे। ऑप्शन की मदद से जब इसको हल करेंगे तो आपका सवाल आसानी पूर्वक हो जाएगा। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, ऑप्शन में जब भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सवाल को हल करें तो आप एक चीज़ ज़रूर इस पर्पज से सवाल को हल किया करें। अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर आप जो है हल करते हैं तो उसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखा करेंगे। तो जैसे 7, 3, 10 अंकों का योग कितना होना चाहिए, सवाल में क्या कहा जा रहा है, अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो 7, 3, 10 मतलब ये हम पॉसिबिलिटी रख सकते हैं कि ये हो सकता है। 50 में 5 और 0 ये तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ये एक तो आपका एलिमिनेट हो गया। 6, 4, 10 ये भी हो सकता है। 9, 1, 10 ये भी हो सकता है। इसका मतलब 73, 64, 91 इन्हीं तीनों में से एक आंसर आपका है। तो अब समझते हैं कैसे हम लोग हल करेंगे। इस डेटा को आप पढ़िए। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है। अगर हम मान के चलते हैं 73, तो अब 73 को अगर हम मान के चलते हैं तो 73 को अगर हम अंक के हिसाब से ऐड करेंगे तो ये 10 हो रहा है। इसके हिसाब से एक डेटा इस पर अप्लाई किया तो वो सबमिट हो रहा, मतलब कि एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। यदि उन अंकों के स्थान को बदल दें तो जो अंक है उनके स्थान को अगर बदल दें तो अगर ये 73 है तो अगर इसको हम 37 कर दें, 7 को बाद में कर दे रहे हैं, 3 को पहले, तो ये 37 हो जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि बदल दें तो मूल संख्या का मतलब अगर हम मूल संख्या 73 माने हैं तो कह रहा है कि मूल संख्या के अंकों से 18 कम, मतलब मूल संख्या से, यहाँ पर मूल संख्या से होना चाहिए, मूल संख्या से 18 कम है। ये प्रश्न में दोस्तों पूछा गया। तो मूल संख्या क्या माना है, 73। तो अब इसको बदल दिया गया अंकों को, तो फिर इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 18। जरा आप बताइए, इन दोनों का अंतर 18 आ रहा है। 13 में से 7 जाएगा 6 आएगा, 6 में से 3 जाएगा 36 आएगा। तो यहाँ पर तो 36 आ रहा है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर नहीं होगा, फिर अब देखते हैं 50 तो एलिमिनेट। अब 64 को देखते हैं। 64 6 + 4 बराबर 10। अब इस 64 के स्थान को बदल देना है अंकों का, 46। अब 46 हो गया, मूल संख्या हमने 64 मान रखा है, तो 64 - 46। अब यहाँ पर 64 - 46 हो जाएगा। अब इसको हम अंतर देंगे, अगर 18 आ जाएगा तो मतलब यही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर एक उधार लेंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 5 में से 4 जाएगा तो 1, मतलब कि 64 और 46 का अंतर 18 आ रहा है और यहाँ 18 कहा भी जा रहा है। इसका मतलब आपका जो मूल संख्या होगी
वो मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या 64 होगी। ये आपका तरीका होना चाहिए इस प्रकार के सवालों को हल करने का। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर होगा वो 64 होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसमें जो है हल करने के लिए उस सवाल को ऑप्शन की मदद लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर 14 है। दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनका योगफल 20 है। 20 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? उनका गुणनफल क्या होगा? उनका गुणनफल क्या होगा? ये सवाल है। दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनका योगफल 20 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन दो संख्याओं को अपनी तरफ से मान लीजिए। तो माना वह संख्या x व y है। x व y है। तब अब दो संख्याओं का अंतर क्या है? 14 है। तब दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? 14। इक्वेशन नंबर 1। और उनका योगफल 20 है। x + y = 20। इक्वेशन नंबर 2। x - y = 14। इक्वेशन नंबर 1। x + y = 20। इक्वेशन नंबर 2। ये हम मान के चलेंगे अकॉर्डिंग टू द डेटा, मतलब जैसा डेटा में दिया गया हम उस चीज़ को यहाँ पर मान के चलते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें जोड़ने पर फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो बचेगा क्या? 2x। 2x = इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 20 + 10 = 34 आएगा। 34 या x = 34/2 कट जाएगा 17 बार। x = 17। अब एक डेटा क्या निकल के आ गया? 17। उसके बाद फिर अब इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से 1 से, अब 1 में क्या है? x - y = 14। x का मान क्या निकल के आया दोस्तों? 17। 17 - y = 14। 17। अब यहाँ पर 17, इस 14 को इधर लेके आते हैं तो 14 हो जाएगा प्लस से माइनस में। इस y को उधर लेके जाएंगे तो माइनस से y में प्लस में बदल जाएगा। तो 17 में से 14 जाएगा तो यहाँ पर 3 निकल के आया y, या y = 3। तो एक डेटा क्या निकल के आया? y = 3। अब पूछा क्या जा रहा है? वो संख्या तो हमने प्राप्त कर ली, माना हुआ संख्या x व y है। x का मान 17 निकल के आया, y का मान 3 निकल के आ गया। अब उनका गुणनफल पूछा जा रहा है, क्या? उनका गुणनफल। तो अब गुणनफल निकाल लीजिए। गुणनफल तो अब पहली संख्या क्या है? 17। 17 × 3, 17 × 3 = 51। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। दोस्तों, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 1350 है। 1350 है तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी
संख्या का योग क्या होगा, ये है प्रश्न। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर 3 क्रमिक का मतलब सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस, तो हम मान लेते हैं, माना 3 क्रमिक संख्या इस प्रकार है। क्या मान लेते हैं, एक संख्या को x, एक संख्या को x प्लस 1, एक संख्या को x प्लस 2। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये 1 है तो 1 1 2, मतलब 1 के बाद 2 आया, और अगर ये 1 है तो 1 और 2 3, 2 के बाद 3 आया, तो मतलब 1 2 3, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो ये क्रमिक है, सीक्वेंस है, तो संख्या 1 2 3 नहीं, कोई सभी संख्या 3 हो सकता है, लेकिन वो सीक्वेंस में है। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया है, x प्लस 1 x प्लस 2। तो अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का योग निकालना है। तो 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग कितना दिया गया, 1350। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x प्लस 1 प्लस, अब ये एक संख्या ये है x प्लस 2, इस पूरे का योग कितना है, 1350। अब इसको हम ब्रैकेट से बाहर करते हैं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 1350, 1x 2x 3x, 3x प्लस 2 और 1 3 इज इक्वल टू 1350। तो यहाँ पर क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 1350 माइनस 3x इज इक्वल टू, अब 1350 में से हम इसको निकालेंगे तो 1347 आएगा, या x इज इक्वल टू 1347 अपान 3। अब इसको हम काट देते हैं, 3 चौके के 12, 3 चौके के 12, 2 3 चौके के 12, 1 बचेगा, तो 3 चौके के 12, 2 बचेगा, 3 9 के 27। तो यहाँ पर क्या निकल के आए, x इज इक्वल टू 449, x इज इक्वल टू 449 मतलब 449। अब जरा आप बताइए यहाँ पर x का मान क्या है, मतलब 449। अब x प्लस 1 मतलब कि 449, x इज इक्वल टू 449, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 449 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 450, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 449 प्लस 2 बराबर 451। अब सवाल में क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे छोटी, और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये सबसे बड़ी। अब उसके बाद इन दोनों का योग कहा जा रहा है, तो फिर योग कर देते हैं, 451 प्लस 449, दोनों को जोड़ देते हैं, 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, 4 4 8 और 1 9, ये 900 निकल के आया दोनों संख्या का योग। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 42 रुपया है, तो 5 कॉपी का मूल्य क्या होगा, 5 कॉपी का मूल्य क्या होगा। 1 दर्जन कॉपी का मूल्य 42 रुपया है, तो 5 कॉपी का मूल्य
क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक दर्जन बराबर 1 दर्जन कॉपी, 1 दर्जन कॉपी बराबर 12 कॉपी। ये चीज़ आपको पता ही होगा, 1 दर्जन कॉपी बराबर 12 कॉपी। अब चाहे 1 दर्जन कॉपी का दाम 42 कह सकते हैं, चाहे फिर 12 कॉपी का दाम 42 कह सकते हैं। तब 12 कॉपी का दाम 42 रुपया है, 42 रुपया है। तो एक कॉपी का दाम 42/12। अब 12 से हम भाग दे देंगे 42 पे, 12 तिया के 36, 12 तिया के 36, 6 बचा, पॉइंट आएगा, 12 पंचे के 60, 3.5 रुपया। एक कॉपी का दाम 3.5 रुपया। अब पूछा क्या गया है, 5 कॉपी का दाम। तब 5 कॉपी का दाम बराबर 5 गुणे 3.5, 5 पचम 25, कैरी 2, 5 तिया के 15, 15 और 2 17, ये निकल के आ गया 5 कॉपी का दाम 17.5 रुपया। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आज यहीं पर हम इस क्लास को विराम देते हैं। अगली क्लास में हम कुछ और भी प्रश्न को लेके आएंगे जो आपका एक एक नियम से संबंधित होगा। सो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।